कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2025 और हम बात करेंगे पिछले 2 दिनों की, मतलब कल और परसों की सबसे अहम कानूनी खबरों और अदालती गतिविधियों पर। जी हाँ, काफी कुछ हुआ इन 2 दिनों में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई अहम फैसले और टिप्पणियां आई हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हम इन खबरों को थोड़ा गहराई से देखेंगे। सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि उनकी पीछे के कानूनी पहलू, उनका असर, इन सब पर बात करेंगे। सही कहा। तो शुरू कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले न्यायपालिका के अंदर की ही बात कर लेते हैं। अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? जी हाँ, प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो हमारे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवई, वो नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। तो परंपरा के अनुसार सरकार ने जो वरिष्ठतम जज हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनको अगला CJI नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मतलब मौजूदा CJI सिफारिश भेजेंगे, फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो वो प्रक्रिया पटरी पर है, समय से शुरू हो गई है। ठीक है, ये तो हुई नियुक्ति की बात, लेकिन नियुक्तियों से ही जुड़ा एक विवाद भी है शायद, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट के पदनाम को लेकर। हाँ, ये मामला काफी गरमाया हुआ है। पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने फैसला किया है कि वो जांच करेंगे। जांच किस बात की? जो हाल ही में हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के पदनाम दिए हैं ना, उन पर आरोप लग रहे हैं कि प्रक्रिया ठीक नहीं थी। मतलब पारदर्शिता की कमी, भाई भतीजावाद, पक्षपात, ऐसे आरोप हैं। ओह, ये तो गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि कई योग्य वकील नजरअंदाज हो गए। तो अब बार काउंसिल ने हाईकोर्ट से पूछा है कि भाई आपने क्या प्रक्रिया अपनाई, उसका पूरा ब्यौरा दो। ये तो न्यायपालिका की निष्पक्षता से जुड़ा सवाल है। हाँ, और वकीलों के मनोबल का भी। विश्वास बना रहना चाहिए प्रक्रिया में। सही कहा। अच्छा, अदालती प्रक्रिया और गरिमा से जुड़ा एक और मामला है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो जूता फेंकने वाली घटना से जुड़ा। हाँ, वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जहाँ एक वकील ने CJI पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। जी। तो SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उस वकील के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। अच्छा, तो उस पे सुनवाई कब है? सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करेगा। देखिए, ये घटना अदालती कार्यवाही की गरिमा और जजों की सुरक्षा दोनों से जुड़ी है। बिल्कुल। अवमानना कानून का मकसद भी यही है शायद। जी, न्यायपालिका की गरिमा और उसके अधिकार को बनाए रखना। ठीक है, चलिए अब जरा अपराध और प्रत्यर्पण की तरफ चलते हैं। मेहुल चोकसी के मामले में कुछ हुआ है? हाँ, ये भारत के लिए एक कह सकते हैं बड़ी सफलता है। बेल्जियम की एंटवर्प अदालत ने मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। ओह, तो मतलब वो जो दलीलें दे रहे थे कि भारत में खतरा है, ट्रायल ठीक नहीं होगा। हाँ, वो सब दलीलें बेल्जियम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि भारत में उन्हें प्रताड़ना या अनुचित ट्रायल जैसा कोई खतरा नहीं है। प्रत्यर्पण का अनुरोध बिल्कुल वैध है। बढ़िया। तो अब रास्ता साफ है वापसी का। दूसरी तरफ मुंबई में एक बहुत ही पुराना मामला खुला है, 48 साल बाद गिरफ्तारी। ये क्या है? हाँ, ये तो मतलब हैरान करने वाला केस है। 1977 का मामला है। एक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया। 1977? जी, और वो तब से फरार था। 48 साल अब जाकर वो गिरफ्तार हुआ है, 81 साल की उम्र में। 81 साल की उम्र में? तो अब क्या होगा? अदालत ने जमानत तो दे दी है, शायद उम्र और सेहत को देखते हुए, लेकिन मुकदमा चलेगा। बाप रे, ये तो एक तरह से न्याय में देरी, न्याय से इनकार जैसा है, पर यह भी दिखाता है कि कानून से बचना मुश्किल है। सही कहा, चाहे कितना भी वक्त लगे। अच्छा, ये तो पुराने मामले की बात हुई। कुछ हालिया मामलों पर भी नजर डालते हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े शर्जील इमाम और उमर खालिद, उनकी जमानत याचिकाओं का क्या स्टेटस है? उन दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। ये मामले काफी संवेदनशील हैं और सबकी नजरें रहेंगी। हाँ, खासकर UAPA जैसे कानून के तहत जमानत के क्या मापदंड है, इस पर शायद कुछ स्पष्टता आए। बिल्कुल। और UAPA की बात आई है तो सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला आया है, इसी से जुड़ा हुआ। प्रक्रिया को लेकर है शायद। हाँ, क्या है वो? ये बहुत जरूरी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार 3 लोगों की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? क्यों? कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार लिखित में देना ही होगा, अनिवार्य है ये। अच्छा, मतलब सिर्फ रिमांड कोर्ट को बता देना काफी नहीं है? नहीं, गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी को लिखित में देना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये UAPA जैसे सख्त कानून में मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ा सुरक्षा कवच है। ये स्पष्टता तो बहुत जरूरी थी। प्रक्रिया का पालन तो हर कानून में होना चाहिए, चाहे वो कितना भी सख्त क्यों ना हो। चलिए अब उस क्षेत्र में आते हैं जहां तकनीक और कानून आमने सामने है।
ये पर्सनालिटी राइट्स का मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है। ऋतिक रोशन, चिरंजीवी। हाँ, ये आजकल हॉट टॉपिक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अंतरिम आदेश दिया है। मतलब क्या है ये पर्सनालिटी राइट्स? मतलब उनकी पहचान से जुड़े अधिकार, जैसे उनका नाम, चेहरा, आवाज, तस्वीर, उनकी इजाजत के बिना कोई इनका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। और ऐसे ही हैदराबाद कोर्ट ने चिरंजीवी के अधिकारों की रक्षा की है। ये फैसले इसलिए अहम है क्योंकि एआई का जमाना है। हाँ, वो डीप फेक और आवाज क्लोनिंग वाली बात। बिल्कुल, किसी की भी तस्वीर, आवाज का गलत इस्तेमाल हो सकता है। डीप फेक वीडियो बन सकते हैं। हमने अक्षय कुमार वाला मामला भी देखा था। तो क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए है या आम आदमी की पहचान भी? नहीं, खतरा तो सबके लिए है। किसी की भी डिजिटल पहचान का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए सरकार भी हरकत में आई है। सरकार क्या कर रही है? सरकार आईटी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव लाई है। इसमें यह है कि जो भी कंटेंट एआई से बना है उस पर लेबल लगाना होगा। लेबल यानी लिखा होगा कि ये एआई से बना है। हाँ, ताकि यूजर को पता चले कि वो जो देख सुन रहा है वो असली है या मशीन से बनाया हुआ। ये पारदर्शिता के लिए अच्छा है, लेकिन क्या ये लागू हो पाएगा? जितनी तेजी से एआई बढ़ रहा है, यही तो चुनौती है। नियम बनाना एक बात है, उन्हें लागू करना और तकनीक के साथ कदम मिलाना दूसरी। सही कहा। अच्छा, तकनीक का एक और खतरनाक इस्तेमाल सामने आया है, डिजिटल अरेस्ट घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है इसका। जी हाँ, और ये बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड है। सोचिए, हरियाणा में एक बुजुर्ग दंपत्ति को फोन आता है नकली पुलिस अधिकारी बनकर। अच्छा। फिर ईडी के जाली नोटिस दिखाए जाते हैं ऑनलाइन और कहा जाता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, जांच में सहयोग करें। ये क्या बात हुई, डिजिटली अरेस्ट? यही तो डराने का तरीका है और इसी डर का फायदा उठाकर उनसे 1.5 करोड़ रुपए ठगिए। 1.5 करोड़। बाप रे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, गहरी चिंता जताई है और केंद्र राज्यों से कहा है कि सख्त कार्रवाई करें। ये दिखाता है कि अपराधी कैसे तकनीक और लोगों के डर का फायदा उठा रहे हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी ऐसी कॉल या मैसेज पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, तकनीक से जुड़ा एक और मामला है। इंटरनेट से कंटेंट हटाने के नियमों में बदलाव हुआ है। हाँ, इसमें भी बदलाव किया गया है। अब जो कंटेंट हटाने के आदेश है ना, वो केवल सीनियर अधिकारी ही दे पाएंगे। सीनियर अधिकारी मतलब केंद्र या राज्य सरकार के गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, या फिर पुलिस में आईजी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी। पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ निचले स्तर के अधिकारी भी ये आदेश दे सकते थे। अब इसे सीमित किया गया है और साथ ही अब आदेश में कारण बताना अनिवार्य होगा कि कंटेंट क्यों हटाया जा रहा है। अच्छा, कारण बताना जरूरी होगा। ये पारदर्शिता के लिए अच्छा है। हाँ, ये शायद पिछले कुछ विवादों के बाद आया है, जो सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच हुए थे। कंटेंट हटाने को लेकर ज्यादा जवाबदेही लाने की कोशिश है। यानी अब ज्यादा सोच समझकर और वजह बताकर ही कंटेंट हटाने का आदेश दिया जा सकेगा। चलिए अब कुछ संवैधानिक और मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 की कुछ धाराओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किन धाराओं पर? खासकर वो धाराएं जो कहती हैं कि धर्म बदलने से पहले आपको जिलाधिकारी डीएम को बताना होगा और फिर आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित की जाएगी। प्रकाशित की जाएगी? ये तो निजता का हनन हुआ। कोर्ट ने भी यही चिंता जताई। मौखिक टिप्पणी में कहा कि ये शर्तें काफी कठिन लगती हैं, इनकी समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है, और ये भी कहा कि भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म बदलना इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। मामला भी चल रहा है। हाँ, मामला लंबित है, लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणियां बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता से जुड़ा अहम मुद्दा है ये। अच्छा, अधिकारों की बात चल रही है तो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, और ये बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही प्रोग्रेसिव फैसला है। एक ट्रांसजेंडर शिक्षिका थी जिन्हें उनकी लिंग पहचान के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। ओह। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी नौकरी बहाली और मुआवजे का आदेश दिया, बल्कि एक बहुत अहम बात साफ कर दी। क्या? कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का काम उसकी लिंग पहचान पर निर्भर नहीं करता तो उसे लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी (SRS) करवाने के लिए अपने एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार के अधिकार,
उनकी गरिमा और उनकी स्वायत्तता को मजबूत करता है। वाकई समानता की दिशा में एक बड़ा कदम। एक और मामला भी है अधिकारों के हनन का। एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी वाला सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। जी, ये मामला एक एनआरआई का है। उन्हें एयरपोर्ट पर बारासिंगे के सींग रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। बारासिंगे के सींग? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी कहा और इसकी कड़ी निंदा की। कोर्ट ने पाया कि प्रक्रिया का सही से पालन नहीं हुआ। तो कोर्ट ने क्या निर्देश दिए? कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों जैसे कस्टम्स और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वो अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं, उन्हें यात्रियों की हिरासत और गिरफ्तारी से जुड़े कानूनों और प्रक्रियाओं के बारे में ठीक से बताएं ताकि बेगुनाह लोगों को परेशानी ना हो। यानी कानून लागू करने वालों को भी कानून का पालन करना होगा। सही है। अब कुछ व्यक्तिगत और सामाजिक कानूनों से जुड़े फैसलों पर आते हैं। गोद लेने के कानून पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है? मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि गोद लेने के मामलों में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जेजे एक्ट 2015 है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर वरीयता रखेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुस्लिम परिवार जेजे एक्ट के तहत बच्चा गोद लेता है तो उस बच्चे को जैविक बच्चे के समान सारे कानूनी अधिकार मिलेंगे, संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। भले ही पारंपरिक मुस्लिम पर्सनल लॉ में नियम अलग हों। जी, भले ही अलग हों। कोर्ट ने कहा कि बच्चे का हित सबसे ऊपर है। जेजे एक्ट एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और वो लागू होगा। ये गोद लिए बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत अहम फैसला है। इसी तरह केरल हाईकोर्ट ने मंदिर में पुजारी की नियुक्ति पर भी कुछ कहा है। हाँ, केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर में पुजारी की नियुक्ति किसी खास जाति या वंश के आधार पर नहीं हो सकती। क्यों? कोर्ट का कहना है कि ये कोई आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है जिसे संविधान संरक्षण देता हो। नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। ये भी सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम है। बिल्कुल, जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की दिशा में। ये दोनों फैसले, गोद लेने वाला और पुजारी वाला, कहीं ना कहीं पारंपरिक नियमों पर संवैधानिक मूल्यों को तरजीह दे रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, एक और व्यक्तिगत मामला है गुजारा भत्ता यानी एलिमनी का। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या स्पष्ट किया है? दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि गुजारा भत्ता उसका मकसद जरूरतमंद जीवन साथी की मदद करना है। हाँ, वो तो है। तो अगर कोई जीवन साथी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, खुद कमा सकता है, अपना भरण पोषण कर सकता है, तो उसे आमतौर पर गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ वाकई जरूरतमंदों के लिए है, ना कि अतिरिक्त आय का साधन। ठीक है, ये भी एक जरूरी स्पष्टीकरण है ताकि कानून का गलत इस्तेमाल न हो। सही कहा। रिश्तों की बात हो रही है तो दिल्ली हाईकोर्ट की एक और टिप्पणी है दोस्ती और यौन अपराधों को लेकर पोक्सो मामले में। हाँ, ये पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला था। कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और साथ में एक बहुत कड़ी टिप्पणी की। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि दोस्ती या जान पहचान होना किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न या हिंसा का लाइसेंस या बहाना नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। ये रिश्तों में सहमति और सीमाओं के महत्व को बताता है, खासकर बच्चों की सुरक्षा के मामले में। ये बहुत स्पष्ट और जरूरी संदेश है समाज के लिए। अच्छा, एक थोड़ा अलग सा फैसला है सेवानिवृत्त सीआईएसएफ कर्मियों के लिए शराब कोटा। जी, केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जो सीआईएसएफ के रिटायर्ड कर्मी हैं, वो भी सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन से शराब खरीदने के हकदार हैं। अच्छा, उन्हें भी ये सुविधा मिलेगी? हाँ, कोर्ट ने माना कि उन्हें बाकी सीएपीएफ कर्मियों की तरह ही ये सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है। अब अंत में न्याय प्रणाली की एक बड़ी चुनौती और एक नए नियम की बात करते हैं। ये लंबित मामलों का बोझ तो हमेशा ही सुनते हैं, लेकिन निष्पादन याचिकाओं का क्या हाल है? ये वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर गहरी चिंता जताई है। क्या आंकड़ा है? देश भर की अदालतों में करीब 8.8 लाख निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं। 8,80,000? ये क्या होती है निष्पादन याचिकाएं? ये वो याचिकाएं होती हैं जब आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला आ गया। मान लीजिए आपको किसी से पैसा मिलना है या कोई संपत्ति मिलनी है। हाँ। लेकिन वो फैसला असल में लागू नहीं हो रहा, तो उसे लागू करवाने के लिए आपको फिर से कोर्ट जाना पड़ता है। वो होती है निष्पादन याचिका। ओह, तो मतलब फैसला जीतने के बाद भी असल न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, और इतनी बड़ी संख्या में इन याचिकाओं का लंबित होना दिखाता है कि सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे न्याय का उपहास तक कह दिया है। ये तो वाकई चिंताजनक है। सिर्फ फैसले देना काफी नहीं, उन्हें लागू करवाना भी उतना ही जरूरी है। सही बात। आखिर में बैंकिंग कानून में भी कुछ बदलाव लागू हो रहे हैं। हाँ, केंद्र सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को नोटिफाई कर दिया है। ये नामांकन यानी नॉमिनेशन से जुड़े हैं। नॉमिनेशन मतलब बैंक खाते या लॉकर में? जी हाँ,
1 नवंबर 2025 से ये लागू होंगे। इनका मकसद है नॉमिनेशन प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाना, ताकि खाता धारक की मौत के बाद जो वारिस हैं उन्हें संपत्ति के दावे और ट्रांसफर में आसानी हो, विवाद कम हो। चलिए, ये तो अच्छी बात है। प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ अहम कानूनी सुर्खियां और उन पर हमारी चर्चा। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, निश्चित रूप से। व्यक्तिगत अधिकारों से लेकर जैसे पर्सनैलिटी राइट्स, ट्रांसजेंडर अधिकार और नई तकनीकें जैसे एआई, फिर प्रक्रियात्मक न्याय जैसे यूएपीए मामले में गिरफ्तारी का आधार लिखित में देना, संवैधानिक मूल्य जैसे धर्मांतरण कानून पर सवाल, पुजारी नियुक्ति में योग्यता, और न्याय प्रणाली की अपनी चुनौतियां भी, जैसे लंबित निष्पादन याचिकाएं, सीनियर एडवोकेट पदनाम पर विवाद। हाँ, ये सब दिखाता है कि कानून और न्याय व्यवस्था लगातार विकसित हो रही है, नई चुनौतियों का सामना कर रही है। बिल्कुल, कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं, समाज और तकनीक के साथ बदलता रहता है या बदलना पड़ता है। और यहीं पर एक सवाल आता है मन में। क्या सवाल? हमने अभी पर्सनालिटी राइट्स और एआई की बात की, डीप फेक, आवाज क्लोनिंग, जिस रफ्तार से तकनीकें हमारे जीवन में आ रही हैं, हमारी पहचान, हमारी रचनात्मकता सब पर असर डाल रही हैं। हाँ। तो क्या हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारे नियम कायदे, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका, क्या वो उतनी ही तेजी से इनके लिए तैयार हो पा रहे हैं, या हम हमेशा एक कदम पीछे ही चलते रहेंगे, सिर्फ प्रतिक्रिया देते हुए? क्या हम भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे? ये आज के समय का शायद सबसे बड़ा सवाल है। तकनीक की रफ्तार बहुत तेज है और कानून को संतुलन साधना होता है, विचार विमर्श चाहिए होता है। ये संतुलन कैसे बनेगा, ये देखना होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी सवाल और विचार के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज को यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे नई कानूनी जानकारियों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।